जनरल साइंस फिजिक्स के अंडर हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 जो कि है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। पूरे यूनिट के अंडर हमें क्या क्या कवर करना है उसका एक इंडेक्स मैंने यहाँ पे बना के रखा है। सबसे पहले पीरियोडिक मोशन क्या होता है हम जानेंगे, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जैसे कि आपका एम्पलीट्यूड है ना। इसके बाद सिंपल पेंडुलम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। सेकेंड्स पेंडुलम क्या है, कॉनिकल पेंडुलम क्या है, कंपाउंड पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, राइट। उसके बाद फ्री ऑसिलेशंस एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या होती है, रेजोनेंस क्या होता है, ये सब कुछ हम कंप्लीट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लस इन फिनोमेना से रिलेटेड जो डे टू डे लाइफ में होने वाली चीजें हैं वो भी हम जानेंगे। आप सभी से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चले। और चलिए अब सीधे चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। स्टार्ट करते हैं विद टुडेज फर्स्ट सब टॉपिक जो कि है हमारा पीरियोडिक मोशन। देखिए आपका ये जो पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन है ये थोड़ा थोड़ा सेम है, लेकिन जिस तरह से हम पढ़ेंगे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। सो पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक से आप क्या समझते हैं, पीरियोडिसिटी से आप क्या समझते हैं, कोई चीज़ जब खुद को बार बार रिपीट करे, है ना। तो पीरियोडिक मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद कोई चीज़ खुद को बार बार रिपीट करती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, अच्छे से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सूर्य के अराउंड हमारी अर्थ हर एक साल में एक चक्कर कंप्लीट करती है। हर एक साल के बाद सेम चीज़ को रिपीट करेगी, हर एक साल के बाद एक चक्कर कंप्लीट करेगी, हर एक साल के बाद एक रेवोल्यूशन लगाएगी, है ना। तो क्या हो रहा है, क्या ये पीरियोडिक मोशन है? यस। इसमें अर्थ एक ऐसी मोशन ले रहा है जिसमें वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम हो गया आपका एक साल, हर एक साल के बाद अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है। वैसे ही आता है रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अपनी एक्सिस पे हम पढ़ते हैं, हमारी एक्सिस थोड़ी सी टिल्टेड है। अपनी एक्सिस पे अर्थ जो है हर 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करती है ना। मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ क्लॉक, जो घड़ी की सुइयां होती हैं उन्हें हम हैंड्स बोलते हैं। तो ये मिनट हैंड, जो मिनट वाली सुई होती है ना, वो 1 घंटे में पूरा जो है चक्कर कंप्लीट करती है। सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में कंप्लीट करती है। आर वाली सुई 12 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है ना। जैसे मान लीजिए अभी आपका 1 बजाएगी, है ना, इस तरह से। तो अभी 1 बजे दिन का, जिसमें दिन का दोपहर वाला, अब दूसरा 1 बजेगा रात का, तो हर 12 घंटे बाद एक चक्कर कंप्लीट हुआ ना। तो कोई भी ऐसी मोशन जो खुद को रिपीट करे एक रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। और एक और तरह से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं एज इन मोशन रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल के टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल टाइम पीरियड के बाद, हर 2 घंटे, हर 10 घंटे, हर 10 मिनट, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कोई मोशन खुद को रिपीट कर रहा है, देन सच काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो, क्योंकि अब हम ऑसिलेटरी मोशन पढ़ेंगे और फिर आपका कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए अगर आप ध्यान से थ्रू एग्जाम्पल्स इस चीज़ को समझते हो। अब देखो दूसरा मोशन जो हमें पढ़ना है दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? पहली चीज तो ये पीरियोडिक मोशन ही है, पीरियोडिक मोशन का ही एक टाइप है ऑसिलेटरी मोशन। ये ऐसे पीरियोडिक मोशन है जिसमें टू एंड फ्रो मोशन होती है बॉडी की। टू एंड फ्रो माने आगे पीछे, इस तरह से, है ना। ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसी पीरियोडिक मोशन है जिसमें किसी भी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन होती है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। कोई एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, मान लीजिए पॉइंट है आपका ए, तो ए के इधर उधर टू एंड फ्रो जो है वो मोशन होगी किसी बॉडी की अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, इज नोन एज द ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेट कर रहा है ना। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? द मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। ये जो आपकी दीवार होती है, इस पे जो पेंडुलम वाली घड़ी लगी होती है, उसमें जो पेंडुलम होता है वो इस तरह से नीचे को लटका होता है, इधर 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 इस तरह से घूमता रहता है ना। तो वो हमारी ऑसिलेटरी मोशन है। स्विंग इन दी पार्क, पार्क में झूले होते हैं, सीसॉ होता है और भी बहुत सारे होते हैं। तो उसमें एक रस्सी से बंधा होता है ऊपर, है ना, स्विंग हम जिसको बोलते हैं। रस्सी से बंधा होता है, 2 साइड से हम उस पर बैठते हैं, फिर आगे पीछे इस तरह से हम उस पर घूमते हैं, है ना, मजे से बैठते हैं, इंजॉय करते हैं। तो जो स्विंग है इन द पार्क इज ऑल्सो एन ऑसिलेटरी मोशन। कॉर्ड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत सारे, जिनको हम जिनके बटन्स को प्रेस करते हैं, कॉर्ड्स को दबाते हैं, है ना। तो वो भी क्या है, हमारी ऑसिलेटरी मोशन है। जिस टाइम पे हमने दबाया वो नीचे गए, जैसे छोड़ा वो वापस आ जाते हैं, है ना। तो हमें क्या समझ आया दैट ऑसिलेटरी इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन माने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कोई चीज खुद को रिपीट कर रही है। ऑसिलेटरी मोशन माने इसमें एक फिक्स पॉइंट है, उसके आगे पीछे जो है वो बॉडी जो है वो घूमती रहती है, दैट इज नोन एज द ऑसिलेटरी मोशन।
है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में हमें सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है ना। पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हम पढ़ चुके। अब हमारा आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या होता है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। प्लस आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? अब देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करता है, आगे पीछे की तरफ मूव करता है, एक स्ट्रेट या नियरली स्ट्रेट पाथ पे। एक स्ट्रेट पाथ होता है, कई बार थोड़ा सा कर्वी भी हो जाता है, जिसे हम स्ट्रेट ही समझ सकते हैं, नियरली स्ट्रेट ही है ना। लगभग स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है अबाउट अ मेन पोजीशन। एक मेन पोजीशन होगी, एक फिक्स पॉइंट होगा, उसके इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मूव करेगा अंडर ए रिस्टोरिंग फोर्स। इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है, ठीक है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की तरफ लगेगी। इसका मतलब क्या है ये रिस्टोरिंग फोर्स और क्या है ये मेन पोजीशन? तो मेन पोजीशन तो हमने पहले ही पढ़ लिया, पेंडुलम वाला कंसेप्ट ले लो चाहे। एक मेन पोजीशन होती है, उसके इर्द गिर्द टू एंड फ्रो जो है आपकी बॉडी घूमती रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अंडर ए रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है कि कोई बॉडी है वो अपनी स्पेस में है ना, स्पेस माने कि वो अपनी शेप में है, उसकी कोई फिक्स शेप है। अब आप उसको छेड़ देते हो, जैसे आपका रबर होता है ना, रबर बैंड होता है, तो सर पे लगाती है लड़कियां रबर बैंड, देखा होगा। तो अगर आप उसको छेड़ दोगे या उसको खींचोगे ना, तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, कोशिश करेगी कि जो उस रबर बैंड की ओरिजिनल शेप है वो उसमें वापस आ जाए। अब अगर आप उसको थोड़ा सा खींचोगे ना, तो उसमें थोड़ी सी ऑसिलेशंस होंगी। अगर आप उसको बहुत जोर से खींचोगे तो वो बहुत जोर से एकदम से वापस आएगा। ट्राई करना। या फिर ये तो मैंने आपको जनरल एग्जांपल दिया। अब सिंपल इससे भी एक जो एग्जांपल हम पढ़ते हैं एक्चुअली, वो है हमारा स्प्रिंग का। ये स्प्रिंग है आपका, ये इसकी मेन पोजीशन है, माने ये अपनी शेप में बढ़िया से सेट है, बढ़िया बैठा हुआ है, फिक्स है। अब हम क्या करेंगे, इसको छेड़ देंगे, इसको ना थोड़ा सा खींचेंगे। जैसे हम इसको थोड़ा सा खींचेंगे, ये स्प्रिंग कोशिश करेगा कि मैं वापस फिर से अपनी मेन पोजीशन, अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आऊं, जो मेरी एक्चुअल शेप थी, है ना। तो यहाँ पे लगी उसकी रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, चाहेगी कि मैं वापस अपनी जो एक्चुअल पोजीशन है उसमें आऊं, है ना। अब जितनी ज्यादा फोर्स हम लगाएंगे उतनी ज्यादा ऑसिलेशन होगी। इसको थोड़ा सा खींचेंगे ना हम, तो ये थोड़ा सा वापस जाके अपनी शेप ले लेगा। अगर हम बहुत जोर से खींचेंगे स्प्रिंग को, ये बहुत झटके से वापस जाएगा और अपनी शेप लेगा वापस, जो इसकी ओरिजिनल थी, है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स समझ में आया कि क्यों रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की तरफ लगती है, हमेशा ये अपनी एक्चुअल शेप में जाने की कोशिश करती है, इसलिए। आई होप सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ में आया है, पूरा ऑसिलेटरी मोशन जैसा, लेकिन इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स लगती है विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इट इज अ मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो repeatedly on straight or nearly straight path about a main position under a restoring force which is always directed towards the main position। बहुत लंबी लाइन है, लेकिन मैंने तोड़ के समझाया, आई होप आपको समझ में आया है। अब हम बात करेंगे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं, एक होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे मान लीजिए A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, मतलब अगर B बढ़ेगा तो A भी बढ़ेगा, B घटेगा तो A भी घटेगा। एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, तो हम इसको लिखते हैं 1/B। यहाँ पे मतलब है कि अगर B इंक्रीज करेगा A डिक्रीज करेगा, अगर B डिक्रीज करेगा तो A इंक्रीज करेगा। इनवर्सली में चलता है एक दूसरे का उल्टा, डायरेक्टली में चलता है एक दूसरे के जैसा। यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स समझ गए, ऐसी फोर्स जो वापस अपनी शेप में आना चाहती है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा किसी भी टाइम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि हमने मेन पोजीशन से स्प्रिंग को कितना खींचा। अगर हमने बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट की है तो मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा रिस्टोरिंग फोर्स का, वो बहुत मुशक्कत करेगी वापस अपनी पोजीशन में आने की। अगर आप थोड़ा सा खींचोगे तो मैग्नीट्यूड कम होगा। समझना, इस चीज को 2 मिनट पढ़ना, जो मैंने कहा वो सुनना, समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जितनी भी हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशंस होती हैं वो ऑसिलेटरी भी होती हैं, पीरियोडिक भी होती हैं। जितनी भी सिंपल हार्मोनिक मोशंस होंगी ऑसिलेटरी भी होंगी, पीरियोडिक भी होंगी। लेकिन जितनी भी ऑसिलेटरी मोशंस हैं वो सब एसएचएम नहीं होंगी, क्योंकि उन सब में रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगी, है ना। अब देखो ये रिस्टोरिंग फोर्स जब आ गई ना बात, तो इसका एग्जांपल आ जाता है आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। यहाँ पे देखो ये है आपकी मेन पोजीशन, जो मैंने ये बॉक्स सा बनाया है। जब हमने ज़्यादा फोर्स दी तो ज़्यादा ऑसिलेशन हुई, इतना चेंज हुआ। तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के। ये फैक्टर आ गया अब यहाँ पे, है ना। ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने यहाँ पे वेरिएबल्स के थ्रू शो किया कि आपके जो रिस्टोरिंग फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन। ये है पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। एक्स बढ़ेगा एफ भी बढ़ेगा। अब ये जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हमने हटाया माइनस के से। माइनस के यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है? माइनस के का मतलब है कि ये जो बॉडी होगी ये हमेशा कोशिश करेगी कि मैं अपनी एक्चुअल पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन पे जाऊँ। ठीक है, अब हम वेव रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, है ना, वेव रिप्रेजेंटेशन। अब देखो तीन हमारे पास यहाँ पे चीजें आती हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ये हमने पढ़ा हुआ है ना, +1 +2 में भी पढ़ते हैं, और इंजीनियरिंग वालों के लिए तो ये कुछ भी नहीं है, ये एटलीस्ट ये तीन चीजें। सो टाइम पीरियड क्या होता है? पेंडुलम कितना टाइम लेता है एक ऑसिलेशन, एक चक्कर पूरा लगाने में, दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। इसको हम डिनोट करते हैं टी से, और इसका ऐसा यूनिट है सेकंड। टाइम को सेकंड मिनट्स इसमें मेजर करेंगे, है ना। फिर आती है फ्रीक्वेंसी, इसको डिनोट करते हैं हम वी से। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सिंपल पेंडुलम ने एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस की। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय द सिंपल पेंडुलम इन 1 सेकेंड। इसका ऐसा यूनिट है हर्ट्स और पर सेकेंड। ये s-1 का मतलब होता है पर सेकेंड। ठीक है, ये 1/s है। अगर आपने इसको ऊपर लेके जाना है तो आप s-1 कर देते हो। ठीक है, फिर आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से पार्टिकल कितना दूर गया? मैक्सिमम, दैट इज द एम्पलीट्यूड। इसे हम ए से डिनोट करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट है मीटर। ठीक है, तो मेरा मेन टारगेट था कि मैं आपको पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन समझाऊं। तभी मैंने ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला टॉपिक था, सब टॉपिक था, इस पर ज्यादा फोकस दिया, हर एक चीज को अच्छे से समझाया। अब आप मुझे बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत जरूरी है आपका इन चीजों को समझना। एक बार में समझ आ गई, 3-4 बार रिवाइज कर ली, फिर नहीं भूलते, है ना। लेकिन अगर समझी नहीं है, रट्टा ही मारे, तब तो फिर बार बार भी टाइम देंगे तब भी भूल जाएंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। इस यूनिट का सेकेंड पार्ट है जो हम आज पढ़ रहे हैं, दैट इज द सिंपल पेंडुलम। तो नाम से पता लग रहा है पेंडुलम से रिलेटेड सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं, रेजोनेंस क्या होता है, ये सब कुछ हमें आज की वीडियो में कवर करना है। सो आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चलें। ये नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम क्या होता है। तो वॉल पे लगी हुई पेंडुलम क्लॉक तो आपने देखी ही होगी, है ना। अब उसी को हम थोड़ा सा अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? जब एक हैवी पॉइंट मास, यूनिट मास को हम सस्पेंड करते हैं, मतलब कनेक्ट करते हैं एक, इस तरह से अगर हम बात करें स्ट्रिंग के थ्रू, एक रिजिड सपोर्ट के साथ। ये जो स्ट्रिंग है आपकी वेटलेस होगी, कोई खास वेट इसका नहीं होगा, इनएक्सटेंसिबल होगी, मतलब इससे ज़्यादा और नहीं खींची जा सकती, परफेक्टली फ्लेक्सिबल, इससे ज़्यादा और फ्लेक्सिबल नहीं स्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो एक ऐसी स्ट्रिंग के साथ जब हम हैवी पॉइंट मास को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, सस्पेंड करते हैं, और दूसरा एंड इस स्ट्रिंग के एक रिजिड सपोर्ट के साथ लगाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब ये जो आपका यूनिट मास होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो आपकी चीज़ है ना, इसे हम बॉब कहते हैं। जिसके साथ हमने इस स्ट्रिंग को कनेक्ट किया उसे रिजिड सपोर्ट कहते हैं। अब ये बन गया आपका पूरा सिंपल पेंडुलम। द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स्ड सपोर्ट इज द मेन पोजिशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। जब भी हम सिंपल पेंडुलम या सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं, एक मेन पोजीशन वहां पे आती है ना। तो यहाँ पे देखो रिजिड सपोर्ट के साथ वर्टिकली नीचे की ओर सीधा जो जाएगा वो होगी मेन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम। तो अब देखो यहाँ पे ये वर्टिकली सीधा यहाँ पे जा रहा है, तो ये मेन पोजीशन है पेंडुलम की। बाकी टू एंड फ्रो मोशन तो इसमें होती रहेगी,
है ना। तो अब हम क्या समझे, सिंपल पेंडुलम क्या है, एक ऐसी मैकेनिकल अरेंजमेंट जो डेमोन्स्ट्रेट करती है पीरियोडिक मोशन के बारे में बताती है। ठीक है, अब हम देखें टाइम पीरियड, अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपका होता है 2π√L/g। पाई की वैल्यू आप जानते हैं, 2 इज अ कांस्टेंट, L है लेंथ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जे का कंसेप्ट तो हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, लिफ्ट वाले जब हम केसेस पढ़ते हैं वहां पे ये चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाती है ना। तो देखो सिंपल पेंडुलम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बताने की थ्योरेटिकली मैंने कोशिश की है। बाकी सिंपल सा है, जो पेंडुलम वॉल क्लॉक पे आप देखते हो वही तो पेंडुलम है। उसमें एक बॉब होता है, एक धागा सा होता है, एक रिजिड सपोर्ट होती है जिससे वो बढ़िया से कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है। बन गई आपके सिंपल पेंडुलम। अब आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो अब जी है ना आपके टी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर जी बढ़ेगा तो टी कम होगा, अगर टी कम होगा, सॉरी जी कम होगा तो टी बढ़ेगा। एक चीज बढ़ेगी एक चीज कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम और लेंथ आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर इंक्रीज होगी टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा। ये चीज मैं आपको क्यों यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि आगे इसका यूज होना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। प्लस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। बार बार बुक्स के थ्रू रिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। नोट्स हो, एग्जाम का टाइम हो, बहुत ही अच्छे से नोट्स के थ्रू रिविजन हो जाता है, इसलिए नोट्स मेकिंग पे इतना ज़्यादा मैं फोकस करती हूँ, है ना। चलिए फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट, सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये हमारा टॉपिक है। 5 मेन टाइप्स होते हैं सिंपल पेंडुलम के। पहला आता है आपका सेकेंड्स पेंडुलम, एक ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड। मतलब ऐसा पेंडुलम जिसमें 1 सेकेंड लगेगा स्विंग को एक साइड में जाने को और दूसरा सेकेंड लगेगा दूसरी साइड में जाने को। इस तरह से चलता है ना हमारा पेंडुलम, इस तरह से चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक के लिए 1 सेकेंड। तो पूरी ऑसिलेशन जो है पूरी वो 2 सेकेंड्स में पूरी होती है ना। इसकी इफेक्टिव लेंथ जो है अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर होती है इस स्ट्रिंग की, है ना। एग्जैक्टली हम बात करें 99.992 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो वैसे करके ये जो है पेंडुलम क्लॉक्स में यूज होता है। ठीक है, तो पेंडुलम वॉल क्लॉक्स जो होती हैं उनमें सेकेंड्स पेंडुलम होता है। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ आपको याद रखनी है, टाइम पीरियड याद रखना है, यूज याद रखना है। नेक्स्ट आता है कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम में क्या होता है, आपने एक साइड से सिंपल पेंडुलम को फिक्स कर दिया किसी एंड के साथ, और जो बॉब है वो इस तरह से घूमेगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा पेंडुलम मैंने ऊपर कनेक्ट कर दिया तो ये इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, इस तरह से जब घूम के इस तरह से कॉनिकल सर्कल बनाएगा तो उसे हम बोलेंगे कॉनिकल पेंडुलम। If a simple pendulum is fixed at one end and the bob is rotating in a horizontal circle, इस तरह से सर्कल बना रहे हैं। ऐसे नॉर्मली क्या होता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, लेकिन ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, that is a pendulum that moves in a circle instead of back and forth. Back and forth ना मूव करते हुए जब पेंडुलम किसी सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है, then such kind of or such type of pendulum is known as the conical pendulum. ठीक है, थर्ड आता है आपका पास कंपाउंड पेंडुलम। अभी जो कंपाउंड पेंडुलम होता है ना, इसमें एक रिजिड बॉडी, एक सपोर्ट होती है, रिजिड सपोर्ट, लेकिन उससे जो ये पेंडुलम है इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं होती, कोई धागा, कोई वायर नहीं होती, इसमें एक और रिजिड बॉडी होती है। ठीक है, और वर्टिकल प्लेन में ये वाली चीज इधर से उधर घूमती रहती है। इसमें नंबर ऑफ होल्स होते हैं जो खुद से सेट किए जाते हैं। सो कंपाउंड पेंडुलम क्या हुआ, एनी रिजिड बॉडी माउंटेड सो दैट इट इज कैपेबल ऑफ स्विंगिंग इन अ वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में स्विंग करेगा लेकिन यहाँ पे रिजिड बॉडी होगी। ठीक है, फिजिकल पेंडुलम क्या होता है, फिजिकल पेंडुलम, इसको आप प्रैक्टिकल पेंडुलम भी बोल सकते हैं। जब हम किसी रिजिड बॉडी को किसी भी शेप की, आप रिंग ले लो, बैंगल ले लो, कोई डब्बा ले लो, टिन का डब्बा ले लो, है ना, कुछ भी ले लो, जब हम उसको कनेक्ट करते हैं स्ट्रिंग के साथ और उसमें ऑसिलेशंस होती हैं, टू एंड फ्रो वो चलता है, तो हम उसे फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं। इसके जो ऑसिलेशंस है वो बिल्कुल सेम होती है सिंपल पेंडुलम की तरह। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि इसमें पॉइंट मास नहीं होता, इसमें आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, बैंगल है, रिंग है, बॉक्स है ना, कुछ भी। सो फिजिकल पेंडुलम क्या हुआ, जब आप कोई भी फिजिकल रिजिड बॉडी यहाँ पे कनेक्ट करते हो, व्हेनेवर अ रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप की रिजिड बॉडी जो कैपेबल है ऑसिलेट कर सके, अगर आपने उसको कनेक्ट कर दिया और ऑसिलेशन हो रही है तो उसे आप फिजिकल पेंडुलम बोलोगे। ठीक है,
फिर आता है आपका स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम में हम कोई वायर या कोई स्ट्रिंग यूज नहीं करेंगे, इसमें हम स्प्रिंग यूज करेंगे। ये आपके रिजिड सपोर्ट है, नीचे बॉब है, यहाँ पे आपने स्प्रिंग यूज किया, ठीक है। अब जब आप इसको धक्का दोगे ना तो ये ऐसे ऐसे तो घूमेगा, लेकिन स्प्रिंग भी तो है, तो स्प्रिंग ऊपर नीचे भी तो होगा, जिसकी वजह से कुछ इस तरह की शेप यहाँ पे बनती है, ठीक है। इसमें हम मासलेस लाइट बहुत ही हल्का स्प्रिंग यूज करते हैं। एंड इफ द मास इज वंस पुल्ड डाउनवर्ड्स एंड देन रिलीज, द सिस्टम ऑसिलेट्स। एक बार इसको हल्का सा नीचे की ओर खींच दो और छोड़ दो, फिर इसमें ऑसिलेशंस खुद से होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये जो पेंडुलम के टाइप्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब इसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चन आने शुरू हो चुके हैं। सेकंड्स पेंडुलम के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ पेंडुलम डिस्कस किया, अदरवाइज हम इसे स्किप भी कर सकते थे। सेकंड्स पेंडुलम में टाइम पीरियड एंड लेंथ याद रखनी है। कॉनिकल पेंडुलम में कैसी शेप बनाता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल की शेप बनाते हैं। कंपाउंड पेंडुलम में हम रिजिड बॉडी यूज करते हैं। फिजिकल पेंडुलम में हम कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, बस उसमें ऑसिलेशन हो। स्प्रिंग पेंडुलम में हम स्प्रिंग यूज करते हैं, सिंपल है ना। चलिए सेकेंड पेज भी हो गया कंप्लीट, बहुत ही सिंपल था। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ बता दूं कि ये हमारा सेकंड पार्ट है इस यूनिट का, प्लस लास्ट पार्ट भी है, 2 ही पार्ट्स होंगे इस यूनिट के, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, प्लस आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर, एवरीडे साइंस। अच्छा कुछ एप्लीकेशंस अब हम देख लेते हैं जो टॉपिक हमने पढ़ा। देखो कभी भी पेंडुलम क्लॉक को आप कहीं पहाड़ पे, हिल स्टेशन पे ले जाओ या किसी खान में, माइन में नीचे की तरफ ले जाओ, तो उस पर क्या होता है ना कि जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है। देखो जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, उल्टा चलेगा। अगर जी इंक्रीज कर गया टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो जब भी आप पेंडुलम क्लॉक को किसी हिल स्टेशन पे या माइन में लेके जाते हो बहुत नीचे, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से टाइम पीरियड, पीरियोडिक टाइम इंक्रीज हो जाता है। अब पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होने का मतलब है कि जल्दी जल्दी जो है टाइम जा रहा है, मतलब घड़ी स्लो हो गई है ना। अच्छा ठीक है, सब समझ में यहाँ पे आ गया, लेकिन ये वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज कैसे हुई ये समझ नहीं आया, बाकी आपको सारा समझ आ गया होगा। देखो जी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ का मास कितना ज्यादा है ना, तो कोई चीज अर्थ से दूर होगी, अर्थ उसको ड्यू टू इट्स मास अपनी तरफ खींचेगी। लेकिन जब भी आप अर्थ के बिल्कुल सेंटर में जाते हो, है ना, धीरे धीरे सेंटर की तरफ जाना शुरू करते हो, तो क्या होता है कि जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, सेंटर ऑफ द अर्थ में बिल्कुल जीरो होती है। तो जैसे ही आप माइन में जाओगे नीचे की तरफ जा रहे हो, मतलब अर्थ का मास डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ जी भी अर्थ के सरफेस के कंपैरिजन में कम हो रही है, ठीक है ना। दैट इज मास जो है अर्थ का डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम अर्थ में अंदर की ओर जाते हैं। सेंटर ऑफ द अर्थ पे अगर पहुंच गए तो हम हर जगह की तरफ खींचे जाएंगे, हमें कोई फोर्स अपनी तरफ खींचेगी नहीं, हमें दूर भेजेगी, तो हमें वेटलेसनेस की सिचुएशन वहां पे फील होती है। आई होप आपको समझ में आया हो, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इफ द लिफ्ट इज गोइंग अप विद एक्सीलरेटेड मोशन। अच्छा यहाँ पे ना आपको लिफ्ट वाले केसेस का पता होना जरूरी है, नहीं पता तो यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। फिजिक्स का ही टॉपिक है, लिफ्ट के 5 केसेस हैं, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाए हैं, वो देखो। अब उसको हम इन डिटेल यहाँ नहीं करेंगे ना, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे क्या एप्लीकेशन है उसकी सिंपल पेंडुलम वाले कंसेप्ट के साथ या पेंडुलम क्लॉक के साथ, वो हमें देखना है। देखो लिफ्ट जा रही है आपकी एक्सेलरेटेड मोशन के साथ ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर जा रही है जी इंक्रीज होता है। जी कैसे इंक्रीज होता है, लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब उस लिफ्ट को नीचे की ओर खींचने के लिए अर्थ ज्यादा फोर्स लगाएगी, ज्यादा एक्सेलरेशन लगाएगी, तो जी आपकी इंक्रीज होगी। अब जी इंक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के, तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा। वैसा ही है कि जब लिफ्ट आपकी नीचे आ रही है ना, यहाँ पे नीचे आ रही है, तो नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ को कम फोर्स लगानी पड़ेगी लिफ्ट को नीचे खींचने के लिए, क्योंकि लिफ्ट खुद से नीचे आ रही है ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से टाइम पीरियड आपका इंक्रीज हो जाएगा, है ना। जी एंड टी का रिलेशन अभी तो मैंने आपको ऊपर बताया, है ना। अब देखो इफ द स्ट्रिंग ऑफ द लिफ्ट ब्रेक्स, लिफ्ट का जो स्ट्रिंग है ऊपर कनेक्शन है वही टूट जाता है, फ्री फॉल हो जाता है लिफ्ट का, तो अर्थ को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एक्सेलरेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, लिफ्ट बहुत फोर्स के साथ नीचे आ रही है, तो इस टाइम पे जी हो जाएगा 0, तो टी आपका इन्फानाइट हो जाएगा। टी कैसे इन्फानाइट होगा, देखो यहाँ पे अगर नीचे, अच्छा आपको ये चीज पता होगी, एनीथिंग
डिवाइडेड बाय जीरो बिकम्स इन्फिनिटी। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, डिवाइडेड बाय जीरो हो रहा है, अगर डिवाइडेड बाय जीरो है तो वो इन्फिनिटी हो जाएगी सामने वाली चीज़, है ना। अब ये जो लिफ्ट के केसेस हैं ये आप लिफ्ट वाले में जाके देखें, है ना। वैसे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको आइडिया दे दिया। अच्छा, टी जब डिक्रीज होगा या टी जब इंक्रीज होगा तो उसका वॉल क्लॉक या पेंडुलम क्लॉक पे क्या असर पड़ेगा। टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया, टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया मतलब धीरे धीरे अब वो ऑसिलेशन ले रही है, टाइम पीरियड ज़्यादा ले रही है वो, है ना, ऑसिलेशन लेने में, मतलब आपकी क्लॉक स्लो हो गई। टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया, वो फटाफट से ऑसिलेशन ले रही है, टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया ना, उसका कम हो गया टाइम, वो फटाफट से ऑसिलेशन ले रही है, फटाफट से ऑसिलेशन ले रही है, मतलब आपकी क्लॉक फास्ट हो गई। थोड़ा सोचें ध्यान से क्या मैं बोल रही हूँ ना, समझ आ जाएगा। शुरू में यहाँ पे इस वाली चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई नो आती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या है। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। फ्री ऑसिलेशंस में एक ऐसा सिस्टम आपके पास है, फ्री ऑसिलेशंस उसमें होंगी लेकिन उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगाएंगे, नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ जो ऑसिलेशंस होती हैं। ब्रिजेस देखे हैं, कुछ ऐसे ब्रिजेस होते हैं ना, उन पर कार चले, ट्रक चले तो वो ऑसिलेट होना शुरू हो जाते हैं, उनमें ऑसिलेशंस शुरू हो जाती हैं, वो होती है फ्री ऑसिलेशंस, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई। शिप्स होती हैं, उनमें फ्रीली ऑसिलेशंस हो रही हैं। हाई बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें ऑसिलेशंस होती रहती हैं। मशीन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनमें क्या होती है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है ऑसिलेशंस की, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, है ना। फोर्स्ड ऑसिलेशंस में क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करते हो, है ना। तो फ्री ऑसिलेशंस क्या हुआ, अ सिस्टम इज कैपेबल ऑफ फ्री ऑसिलेशंस इफ इट वाइब्रेट्स विद इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सिस्टम अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, राइट। चलिए, थर्ड पेज भी हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा ये वाली वीडियो हमारी लेंथी है तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। प्लस आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, मुझे बीच में क्यों बताना पड़ता है आपको ये चीज़ें, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हर एक वीडियो पे कुछ नए जुड़ते हैं, उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती, तो उनको जानकारी देने के लिए, ठीक है। आपको पता है तो आप 10-20 सेकेंड फॉरवर्ड कर दें वीडियो, है ना। चलिए, अब हमारा एक पेज बचता है तो सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आ जाती हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं। जब किसी भी बॉडी पे ना हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो बॉडी है उसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है प्लस जो हमने फोर्स लगाई उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो दोनों अलग अलग होंगी, ठीक है। एक टाइम पे जाके जब ये सेम हो जाते हैं तो वो रेजोनेंस बन जाता है, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बॉडी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रही है, उस पर हमने एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाई, उस पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो अलग है, तो इस टाइम पे हम बोलेंगे कि जो ऑसिलेशंस होंगी वो फोर्स्ड ऑसिलेशंस है, ठीक है। सो व्हेन अ बॉडी ऑसिलेट्स विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स विद अ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, ऐसी फोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अलग है, तो इस तरह के ऑसिलेशंस को हम कहेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशंस। इसका एग्जांपल है, सिंपल पेंडुलम को बॉब है, आप उसको अपने हाथ में पकड़ लो और इधर उधर घुमाते रहो, ऑसिलेशन करवाते रहो, तो वो फोर्स्ड ऑसिलेशन हुई ना। जितने भी स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके नोट्स, आप नोट्स दबाते हो, ये जो आपके स्ट्रिंग्स होते हैं किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के, उसे दबाओगे तो वो फोर्स्ड ऑसिलेशन है। गिटार के स्ट्रिंग्स दबाओ, फोर्स्ड ऑसिलेशन है ना। पियानो के स्ट्रिंग्स दबाओ, फोर्स्ड ऑसिलेशन है, जबरदस्ती आपने दबाया तब ऑसिलेशंस हुई, है ना। चलिए, फोर्स्ड ऑसिलेशंस में ये चीज़ बार बार बोल रही हूँ, बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है और एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है दोनों डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है दैट इज डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। ये डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या होता है, तो देखो जो ऑसिलेशंस होती है ना, जैसे आप झूले पे बैठते हो स्विंग पे, है ना, या आप बैठ रहे हो या स्प्रिंग है आपको, उसको छोड़ रहे हो आप, तो उसमें पहले फास्ट ऑसिलेशंस होंगी, फिर धीरे 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 होते हुए बिल्कुल ऑसिलेशन खत्म हो जाएगी, है ना। तो उसे बोलते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। ऐसी चीज जिसमें ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है टाइम के साथ खुद ही धीरे धीरे कम हो जाता है और लास्ट में जीरो तक पहुंच जाता है ना। धीरे पहले बहुत फास्ट होगी ऑसिलेशन, धीरे 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 होते हुए जीरो तक पहुंच जाएगा, राइट। तो जितनी भी प्रैक्टिकल ऑसिलेशंस होती हैं वो सारी डैम्प्ड ऑसिलेशंस होती हैं। प्रैक्टिकली कोई भी चीज ऑसिलेट अगर कर रही है तो वो डैम्प होगी, लास्ट में जाके जीरो पे पहुंचेगी ही पहुंचेगी, ठीक। चलिए, ये हम है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, इस यूनिट का भी लास्ट टॉपिक, एंड देन हमारी वीडियो कंप्लीट। रेजोनेंस क्या होता है भाई, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोई भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, सिस्टम है, आपने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई,
है ना, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाई, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, सिस्टम है, उसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो इक्वल हो जाती है जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ। अब जब दोनों फ्रिक्वेंसीज एड अप हो रही है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की अपनी फ्रिक्वेंसी है, एक्सटर्नल फोर्स की अपनी फ्रिक्वेंसी है, दोनों इक्वल हो गई, तो ऑब्जेक्ट जो है एक्सटर्नल फोर्स की फ्रिक्वेंसी को भी अपनी तरफ ले लेता है ना। तो जब ऐसा होता है तो जो सिस्टम है, ऑब्जेक्ट है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सटर्नल फोर्स की फ्रिक्वेंसी को भी, और बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। अपनी फ्रिक्वेंसी से ऑब्जेक्ट पहले वाइब्रेट कर रहा था, ऑसिलेट हो रहा था, फिर एक्सटर्नल फोर्स की उसने फ्रिक्वेंसी ली और बहुत जो है ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ उसने वाइब्रेट होना, ऑसिलेट होना शुरू कर दिया। तो इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस। अब देखो सोल्जर्स होते हैं ना, ये आपने बड़ा सुना होगा स्कूल टाइम से कि ब्रिजेस होते हैं, पुल होते हैं जैसे, तो उनपे सोल्जर्स जो है वो कदम ताल करते हुए नहीं चल सकते, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी ब्रिज की फ्रिक्वेंसी से सेम हो जाएगी, ब्रिज उनकी फ्रिक्वेंसी को ले लेगा और फिर बहुत एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ब्रिज टूट भी सकता है ना। सो यही चीज है दैट सोल्जर्स पासिंग ओवर अ सस्पेंशन ब्रिज ऑलवेज ब्रेक स्टेप्स, बीच में इनको स्टेप्स रोकने पड़ते हैं अपने। क्यों? Because if the frequency of their march happens to coincide with the natural frequency of the bridge may set into violent oscillations and collapse. Violent oscillations जो है violent हो सकती हैं, जानलेवा हो सकती हैं, ब्रिज टूट सकता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा ये यूनिट भी होता है कंप्लीट। यूनिट नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा रहेगा हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोडाइनमिक्स। 4-5 या 3-4 उसमें वीडियोस होंगी, है ना, देखते हैं कितना बनता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम उसमें पढ़ेंगे, हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, ये सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, इन सबका कन्वर्जन, है ना। फिर आपका टेम्परेचर आ जाता है, हीट है, देन थर्मोडाइनमिक्स हम पढ़ लेते हैं, वो थर्मल एक्सपेंशन है, बहुत सारी चीजें हमें उसके अंदर कवर करनी है। तो अगर आप वो सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।